अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है उनका नाम है रोशीना और इनका ताल्लुक पिशावर से है। वो कहती हैं, मेरा जो पिशावर के साथ एक छोटा सा शहर है जहां मैं पली बड़ी, उसका नाम आप ना ही बताइएगा, सिर्फ पिशावर ही बता दीजिएगा। मेरी ज़िंदगी के साथ बीता हुआ एक ऐसा भयानक खौफनाक वाकया जो मैं आज सबके साथ शेयर करने जा रही हूं। रोशीना कहती हैं, मैंने एक ऐसे घर के अंदर आंख खोली जो बहुत ही खाती पीती फैमिली थी। बहुत अमीर लोग थे, खुदा का दिया उनके पास सब कुछ था। मेरे वाले साहब बहुत बड़ा कारोबार करते थे और खुदा ने उनको सिर्फ एक ही बेटी अता की थी। शादी के 4 सालों तक उनके यहां कोई औलाद पैदा नहीं हुई और तब उनके यहां एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था रोशीना। रोशीना को अल्लाह ताला ने ऐसी शक्लो सूरत अता की थी कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, माँ बाप की लाडली होती गई। जो मुंह से ख्वाहिश निकालती उसी वक्त उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाता। माँ उससे बेइंतहा जहां मोहब्बत करती थी, वहां बचपन से ही उसके बालों में तेल लगाती, उसके बालों का ख्याल रखती। उसकी माँ के बाल भी बहुत बड़े थे, लेकिन रोशीना के बाल इतने लंबे घने और ऐसे चमकदार काले स्याह हुए कि कोई भी बालों को देखता तो देखता ही रह जाता। वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसके साथ साथ उसके बाल भी उठ के घुटनों तक आते थे और वो थोड़ा थोड़ा उनको काट देती थी कि आगे से बाल 2 मुँहे ना हों और लंबे हो जाएं, और ऐसा ही होता, बाल और लंबे हो जाते। जिस घर के अंदर वो रहते थे, जहां उसका बचपन पला बड़ा था, वो भी एक बहुत बड़ा घर था। लेकिन उसके बाद उनके वाले साहब ने एक और बहुत बड़ा घर ले लिया। ये एक कोठी थी, बंगलो स्टाइल में था, जिसका बहुत बड़ा लॉन था। उस लॉन के अंदर बेइंतहा फूल उगे हुए थे। जामन का दरख्त लगा हुआ था जिसकी छांव बहुत ज्यादा थी, जिसका तना बहुत मोटा था। रोशीना को फूलों से बहुत प्यार था। जब वालिद साहब ने एक घर लिया और उसके अंदर वो शिफ्ट हुए, अब वो जवान हो चुकी थी, तो वो देखती ही रह गई। ऐसा खूबसूरत घर था जहां वो डबल स्टोरी था, ऊपर टेरेस बना हुआ था, वहीं नीचे उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी वो लॉन, जहां पे कई दरख्त थे, जहां पे परिंदे चहचहाते, फलदार दरख्त लगे हुए थे, उसमें जामुन भी लगते, शहतूत का दरख्त भी लगा हुआ था। वो अपने इस नए घर में बहुत खुश थी। जैसे ही शाम होती, वालदा फौरी तौर पर रोशीना से कहती, रोशीना, तुम्हें कितनी दफा समझाया है मेरी बेटी कि अपने बालों को खुला मत रखा करो, फौरी तौर पे बांधो इनको। और वो कहती, जी अम्मी, और बांध लेती। लेकिन एक दिन मां से मजाक के मूड में बोली, मगरिब होने वाली थी और वालदा बोली, उठो जल्दी से जाओ, ये बाल तुमने फिर खोले हुए हैं, बांधो इनको। वो बोली, अम्मी क्या होता है आपको बालों से? इतना वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, आप अभी तक मेरे बालों के पीछे पड़ी रहती हैं कि बाल बांधो बाल बांधो। क्या हो गया अगर मैंने बाल खोल लिए तो वालदा ने कहा, बेटा, हमारे बुजुर्ग यही हमसे कहते आए हैं कि जैसे ही अंधेरा छाने लगता है तो और भी कई मखलूकात होती हैं, और सबसे ज़्यादा वो इंसान के, स्पेशली औरतों के बालों पे आशिक होती हैं। उनको औरतों के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हमारे बुजुर्ग हमें कहते आए हैं कि अपने बालों को मगरिब होते ही बांध लिया करो और दुपट्टे से ढांक लिया करो। अगर तुमने बालों को ढांपा नहीं तो किसी और की निगाह पड़ी तो बहुत गलत हो जाएगा। तो वो कहती, मां किसकी नजर पड़ेगी? मुझे आपकी बातें कभी कभी बहुत ही अजीब लगती हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मां डांट देती और वो मां की डांट से बचने के लिए बालों को बांध देती और दुपट्टा सर पे ले लेती। जब वो रात को सोने लगती
तो उसकी माँ फिर से उसको ताकीद करती कि रात को बाल बांध के सोना, ऐसे मत सोना। रोशीना जहां अपने वालिदैन की बहुत लाडली थी, वहीं पे अदब व आदाब भी माँ बाप ने उसको खूब सिखाया था। और शादी के मामले में भी जहां उसने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की थी, वहीं पे वो वालिदैन से कह चुकी थी शादी वहीं पे होगी जहां पे आप लोग चाहेंगे। वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती रही, लेकिन उसके बावजूद उसकी सोच ऐसी थी जहां मेरे वालिदैन कहेंगे मैं वहीं पे शादी करूंगी। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा मशगला था अपने लॉन के अंदर फूलों के साथ बातें करना, फूलों के देखते रहना, उनकी देखभाल करना, अपनी चेयर को डाल के बैठ जाना, उड़ते हुए परिंदों को देखना, चहचहाते हुए परिंदों की आवाज़ों को सुनना। उसको ये सब बहुत अच्छा लगता था। अब इस नए घर में आए हुए उनको कुछ अरसा हो गया था, वो जवान भी हो चुकी थी, उसका ज़्यादातर वक्त लॉन के अंदर ही गुजरता था। वहीं पे उनके वालिदैन एक शादी में शामिल हुए और वहीं पे उनको एक लड़का पसंद आ गया। उनके एक दोस्त जिनका बेटा पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था और कुछ अरसे बाद उसने वापस आना था और वो अब आ चुका था और उसी शादी में शामिल था। ना सिर्फ उस शादी में शामिल था बल्कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, जहां पे ज़्यादातर उसका बाहर आना जाना, कभी मुल्क के अंदर कभी दूसरे कंट्री के अंदर आना जाना होता था। काफ़ी अरसे बाद वो भी बिजनेस में मसरूफ़ रहे थे, तो रोशीना के वालिद जब उस शादी में शामिल हुए तो उनको एक दुख भरी खबर मिली कि उनके जो दोस्त थे वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। और वह बेइंतहा परेशान हो गए अपनी भाभी से, जहाँ उन्होंने अफसोस किया, दुख का इजहार किया कि मुझे बताया क्यों नहीं। उन्होंने कहा आप शायद अपना घर बदल चुके हैं, आपका नंबर भी बदल गया है, हमने आपको कोशिश की थी बताने की लेकिन आपका नया नंबर हमारे पास नहीं था। ये उन दिनों की बात है जब रोशीना के वाले साहब अपना घर चेंज कर रहे थे। उस वक्त रिसीवर होते थे, तार वाली फ़ोन होते थे और उनके नंबर होते थे, मोबाइल तो नहीं होते थे कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएं। तो नए घर में उन्होंने नंबर भी नया ले लिया था। कारोबारी लोगों को तो नया नंबर दे सके थे, लेकिन शायद दोस्तों तक वो नंबर ना पहुंचा सके, सो उनको पता ही न लगा कि उनके दोस्त इस दुनिया से जा चुके हैं। जहां उन्होंने ताज़ियत की तो वहीं पर उन्होंने बताया कि अब हम भी इसी शहर में वापस आ गए हैं। तो वो उनको खुशी का इजहार हुआ कि आप घबराइए मत, आप इसी शहर में हैं, मैं भी इसी शहर में रखता हूँ, आप ज़रूर हमसे राब्ते में रहिएगा, बल्कि मैं आपसे फौरी एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप कल का खाना हमारे साथ खाइए। उन्होंने कहा जी मैं बेटे से पूछूंगी उसका शेड्यूल क्या है, तो कल हम आपकी तरफ आएंगे। जब अगले दिन उनकी तरफ खाना खाने के लिए आए तो रोशीना के वालिद ने जब लड़के को देखा और उसकी माँ ने उस लड़के को देखा जिसका नाम अरसलान था, तो दोनों को अरसलान बहुत अच्छा लगा। इंतहाई सुलझा हुआ, फरमाबरदार और बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। रोशीना के वालिदैन के पास भी कमी किसी चीज़ की नहीं थी। वो चाहते तो अपने घर में दामाद रख सकते थे, उनका बहुत बड़ा घर था, कारोबार था, सब कुछ था, जो कुछ भी था रोशीना का था। लेकिन जब अरसलान से मिले तो ऐसा अरसलान दिल को भाया कि वहीं पे ही एक दूसरे को इशारों में कहा कि बस ये रिश्ता हमें पसंद है। बातें होती रहीं। उन्होंने पूछा अरसलान के रिश्ते के बारे में तो वो बोली हाँ बस देखना शुरू किया है, देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने तरीके से ऐसी बातें की और रोशीना को भी वहीं पे बुलाया। तो उन्होंने भी देखा तो वहीं पे ही मामला दोनों फैमिलियों को समझ आ गया। अब यहाँ पे माँ बाप और एक बेटी रोशीना थी और उधर सिर्फ माँ थी और एक बेटा अरसलान। रोशीना के वालिद के जो दोस्त थे वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। तो रोशीना के वालिद ने इसी तरह तरीके से बात की कि अगर मेरे दोस्त होते तो मैं ज़रूर आज यही बात करता कि हम दोस्त रिश्ते के बंधन में भी बंध जाते हैं। तो भाभी इशारे को समझ के बोली भाई साहब मुझे भी रोशीना बहुत अच्छी लगी है। और यूं देखते ही देखते ना सिर्फ रिश्ता तय हो गया, झटपट मंगनी हुई और कुछ ही अरसे बाद शादी की तैयारियां होने लगीं। शादी जल्दी इसलिए हो रही थी कि अरसलान को जॉब के सिलसिले में 2 महीने 3 महीने के लिए दूसरे कंट्री जाना था। यूं एक धूम धड़क्के से, एक शानदार तरीके से रोशीना और अरसलान की शादी हो गई। रोशीना जब अरसलान के घर में पहुंची तो अरसलान ने
पहली रात जब उसके अपने सामने बिठाया तो पहला जुमला यही कहा, रुशीना, जब मैंने आपको देखा था तो उसी वक्त मैं भी आपकी शक्ल और सूरत को देख के आप पे वारी हो गया था, आप पे दिल वार बैठा था, आप पे दीवाना हो गया था। वो तो शुक्र है खुदा का कि वालदैन ने खुद ही रिश्ते की बात चला दी, वरना घर जाके मैंने अम्मी को यही कहना था कि आप रिश्ते की बात करें। और शुक्र है आप मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी लाइफ पार्टनर बनी। लेकिन आपको एक बात कहूँ, जितनी आप हसीन व जमील हैं, जितनी आप खूबसूरत हैं, उतने ही खूबसूरत आपके घुटनों तक आते हुए बाल हैं। और आज इस पहली रात में आपसे एक फरमाइश करूं। वो घूंघट ओढ़े दुल्हन बनी बैठी हुई सर झुका के बोली, जी। तो बोले, ये अपनी जुल्फों को हमेशा खुले रखना। जहां हम आप पे फिदा हैं, आपकी जुल्फों पे भी फिदा हैं, और आपकी इन जुल्फों की छाँव में अब जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और वाकई उस रात जब वो दोनों सोए तो इस अंदाज में वो जुल्फें, वो घने स्याह बाल अरसलान के चेहरे पे थे कि ऐसी नींद वो सुकून की सोया। और सुबह उठते ही फिर से उसने जुल्फों की, अपनी मोहब्बत के चेहरे की बेइंतहा तारीफ की। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने माँ बाप के घर गई और उसने बाल वगैरह खुले हुए थे, और अब उसने माँ बाप को, यकीनन सी बातें फॉलो करती थी, अब वो अपने शौहर के घर चली गई थी। माँ ने फिर से उसे कहा, फिर तुमने बाल खोल रखे हैं, मगरिब हो गई। तो बोली, मम्मी अब तो अरसलान को जो पसंद है मैं वही करती हूँ ना, उनको मेरे खुले बाल अच्छे लगते हैं। बेटा, हसद, नजरे बद, इंसान इन्हीं चीज़ों का भी शिकार हो जाता है। तुम्हें खुदा ने शक्ल बहुत अच्छी दी है और बाल भी इतने बाकमाल दिए हैं। मैं डरती हूं बेटा, मैं कब चाहती हूं कि मेरी बेटी को कुछ हो। बस बेटा, जब मगरिब हुआ करे बालों को बांध दिया करो। अच्छा अम्मी, ठीक है। लेकिन जब वो अपने घर जाती तो वहां पे वो हर वक्त अपने बालों को खुला रखती। जिंदगी बहुत ही अच्छी दोनों की गुजर रही थी। कुछ अरसे बाद अरसलान ने, जो बाहर मुल्क जाना था उसका डिले हो गया था। तकरीबन वो 4 महीने इकट्ठे रहे और 4 महीने के बाद अरसलान ने कहा कि रुशीना, अब मुझे बाहर मुल्क जाना है और मैं तकरीबन हो सकता है 2 महीने या हो सकता है 1.5 महीने तक वापस आऊँ। अम्मी इस घर में अकेली होंगी, तुम चाहो तो अम्मी के साथ यहीं पे रह सकती हो, और अगर चाहो तो अपने माँ बाप के घर भी जा सकती हो। और अम्मी का ये है कि जब मैं इस तरह बाहर जाता हूँ तो अम्मी अपनी बहन के घर चली जाती है, वो वहाँ पे भी खुश रहती है। जैसे तुम्हें बेहतर लगे, अगर तुम और मम्मी यहीं पे रहना चाहो तो यहीं पे रहो, वरना तुम अपने घर माँ बाप के साथ वक्त गुजार लोगी और मम्मी बहन के घर। तो रुशीना बोली, बेहतर है कि मैं अम्मी अब्बू के साथ ज़रा वक्त गुजार लूँगी। लेकिन तुम्हारी बहुत याद आएगी मुझे रुशीना, मैं बाहर रह के भी तड़पता रहूँगा इन बालों को, क्योंकि अब ऐसा आदी हो गया हूँ। ये पिछले 3-4 महीने से जब तक रात को इन बालों के साए में ना सोऊं, इन बालों को चेहरे पे ना डालूं, मुझे तो नींद ही नहीं आती। मैं परेशान होकर ये जा रहा हूँ कि बाहर मुल्क बिजनेस है, मजबूरी है, जाना है, लेकिन नींद कैसे आएगी? मैं तो तड़पता रहूँगा। कोशिश करूँगा 2 महीने के बजाय 1.5 महीने में जल्दी वापस आ जाऊँ। वो उसको प्यार करता हुआ बोला और वो रवाना हो गया। उसकी अम्मी अपनी बहन के घर चली गई और रुशीना अपने माँ बाप के घर आ गई। अब रुशीना उसी तरह जैसे शादी से पहले उसकी रूटीन थी, वो ज़्यादा वक्त अपने लॉन में गुजारती। जैसे ही शाम होती, वो शाम को अपने लॉन के उन फूलों के इर्द गिर्द टहलती रहती, उनसे बातें करती रहती, परिंदों की चहचहाहट सुनती, अपने बाल खुले रखती। अब माँ ने भी उसको कहना इसलिए छोड़ दिया था, वो सुनती ही नहीं थी। वो कहती थी, माँ अब मेरी आदत हो गई इन बालों को खुला छोड़ना, क्योंकि अरसलान को बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभी माँ की बात सुन लेती, लेकिन अब वो बाल खुले ही रखती थी। एक दिन वो रात को सोई, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बिस्तर से उठी और चलती हुई बाहर टेरेस पे आ गई। दूसरी मंजिल पे बना हुआ जो वो टेरेस था, वो इस अंदाज का था कि टेरेस पे आप जब खड़े होते थे तो नीचे आपको घर का बहुत बड़ा लॉन भी नजर आता। सामने उस लॉन की दीवार के साथ जो फूल लगे होते, जो दरख्त लगे थे, वो भी नजर आते, और उसका बड़ा गेट घर का, जिसके बाहर की सड़क भी नजर आती। ये एक चांदनी रात थी। चांद अपने चौबन पे था, हर तरफ नीली रोशनी फैली हुई थी। वो अपने टेरेस में टहल रही थी।
कि टहलते टहलते वो एकदम मुड़ी और उसकी निगाह नीचे गेट के बाहर वो जो सड़क नजर आ रही थी, गली की सड़क, उस सड़क पे उसकी निगाह गई। क्योंकि गली के अंदर बना हुआ काफी बड़े बड़े घर थे, लेकिन इनका घर भी काफी ज्यादा बड़ा घर था। जहां वो खड़ी थी उसके नीचे बहुत खुला सा एक लॉन नजर आता, जहां पे ग्रीनरी थी, घास थी, और गेट के सामने ही एक सड़क थी जो उस गली की काफी चौड़ी सड़क थी। उसने देखा वहां उस सड़क पे कोई खड़ा उसको टिकटकी बांधे देख रहा है। पहले तो उसकी जैसे निगाह पड़ी वो अजीब सी हो गई, लेकिन उसको एकदम से एहसास हुआ जिसको मैंने देखा है, जो टिकटकी बांधे खड़ा मुझे देख रहा है, वो कौन है और रात के इस पैर। तो ना चाहते हुए भी जब उसकी निगाह उस तरफ गई तो उसकी निगाहें एक जगह पे साकित हो गई। रुशीना ने कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में अपने दोस्तों से यह सुना था कि रुशीना तुम बहुत हसीन और जमील हो, रुशीना तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। और वो अपने आप को जब आईने में देखती तो उसको इस बात का ये एहसास होता, हाँ मेरी सहेलियां ठीक कहती हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे बाल बहुत लंबे हैं। लेकिन जब सामने खड़े हुए को देखा तो इसलिए वो साकित हो गई थी कि हुस्न क्या होता है, खूबसूरती क्या होती है, उसने आज पहली दफ़ा देखा था। गेट के उस तरफ सड़क पर खड़ा चांदनी रात में जिसका चेहरा चमकता हुआ क्लियर नजर आ रहा था, वो ऊपर टेरेस की तरफ देख रहा था। एक ऐसा हसीनो जमील नौजवान जो उससे पहले आज तक उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। कि क्या हुस्न ऐसा भी हो सकता है, क्या कोई इतना हसीनो जमील भी हो सकता है। वो वाकई बहुत हसीनो जमील था। घर के गेट की रोशनी जो बाहर उसके चेहरे पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से बाहर का मंजर क्लियर नजर आ रहा था, उस रोशनी में उसका चमकता दमकता इंतहाई खूबसूरत चेहरा भी क्लियर नजर आ रहा था। और वो पलके झपकाना भूल गई कि कोई इतना खूबसूरत। लेकिन एकदम से शर्म व हया, माँ बाप की अदब व आदाब सामने आई कि मैं एक शादीशुदा लड़की हो के किसी गैर लड़के को देख रही हूं, वो भला जितना खूबसूरत हो, लेकिन मुझे ये जेब नहीं देता। एकदम से चेहरा दूसरी तरफ किया और भागती हुई अंदर चली गई। लेकिन जब अंदर पहुंची तो देखा दिल की धड़कन तेज हो चुकी है, जैसे बार बार एहसास हो रहा हो तुम भाग के क्यों अंदर आ गई हो। तुमने उसको जी भर के देखा है, तुमने उसको गौर से देखा है, वो कितना खूबसूरत था, तुम्हारा उससे क्या लेना देना, लेकिन कम से कम उसको देख तो लो, कहने जोगी तो हो कि मैंने जिंदगी में एक ऐसा हसीन चेहरा भी देखा है जो शायद मैं दोबारा ना देख सकूं। लेकिन वो अपनी शर्म व हया के हाथों मजबूर होकर बाहर ना जा सकी कि बार बार अंदर से आवाज आती बाहर जाओ, लेकिन वो बाहर ना जा सकी। लेटी रही बिस्तर पर, आखिरकार उसको नींद आ गई। अगले दिन वो घर में मसरूफ रही। जैसे ही शाम होने लगी उसके अंदर एक बेचैनी सी होनी शुरू हो गई, पता नहीं क्यों, वो खुद नहीं जानती थी। और जैसे ही रात हुई, अपने बिस्तर पे करवटें बदलते बदलते आज उसको फिर नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और उठते ही बाहर टेरेस की तरफ गई। जैसे दिल की धड़कन टेरेस पे जाते ही तेज हो गई। शायद दिल के किसी कोने में ये आस, ये उम्मीद मौजूद थी कि आज शायद मैं फिर उस हसीन चेहरे को देख सकूं। और जैसे ही वो टेरेस पे आके खड़ी हुई तो देखा गेट की तरफ कोई भी नहीं था। उसने अपने आप से कहा, ये मैंने क्या हरकत की है, मैं किसी को देखने के लिए बाहर निकल आई हूं, एक शादीशुदा लड़की होते हुए। मैं तो जिंदगी में कभी ऐसे नहीं थी। कॉलेज लाइफ में कितने हसीन और जमील लड़कों ने मुझे बात करने की, दोस्ती करने की, मुझसे फ्रैंक होने की कोशिश की, एक हद से ज्यादा मैंने किसी को लिफ्ट नहीं कराई। तो अब शादी के बाद जहां शौहर बहुत अच्छा है, मुझसे प्यार करता है, ये मैं क्या कर रही हूं। वो एकदम मुड़ने लगी तो जैसे उसके कदम रुक से गए हों, ऐसा महसूस हुआ गेट पे किसी ने नॉक किया है। ये तो गेट पे किसी ने नॉक किया है। वहीं पे कदम रुक से गए, मुड़ के गर्दन घुमाया, गेट की तरफ देखा तो वो गेट के सामने ही खड़ा था। उसमें कौन सा ऐसा जादू था कि जैसे ही उसने उसको देखा उसकी शर्म व हया, अदब व आदाब वहीं पे रह गया और वो टिकटिकी बांधे उसको देखती रही। आज वो खड़ी रही, जैसे अंदर से आवाज आ रही थी, आज अंदर मत जाना, अपनी आंखों की प्यास बुझा के जाना। ऐसा दिलफरेब मंजर बार बार देखने को नहीं मिलता। वो कितनी देर उसको टिकटिकी बांधे खड़ी देखती रही। और तभी उस गेट के बाहर खड़े हुए नौजवान ने अपने हाथ का इशारा किया, जैसे हाय बोल रहा हो। ना चाहते हुए भी उसका हाथ खुद ब खुद इस अंदाज में उठ गया कि उसने भी उसको हाथ हिलाया, लेकिन एकदम से उसको खुद से एहसास हो, ये मैंने क्या किया है। लेकिन फिर से उस पर एक नशा तारी हो गया और उसका हाथ
मुसलसल ऐसे हिलता ही रहा, उसको हाथ हिलाती ही रही। और कुछ देर के बाद ऐसे चलते हुए जैसे वो नींद में हो, जैसे मदहोशी में हो, चलती हुई अपने बिस्तर पे आ गई और बिस्तर पे लेटी तो दिल की धड़कन बहुत तेज, अजीब सी उसकी हालत। दिल करे उठ के फिर बाहर जाओ। वो अपने आप से एक जंग लड़ रही थी, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं। आखिर वो उठी और फिर से दिल के हाथों मजबूर हो गए, जैसे उसका मन, उसका दिल, उसका दिमाग उसके कंट्रोल में ही नहीं था। वो चलती हुई बाहर आ गई। बाहर पहुंची तो देखती है वो अभी तक वहीं खड़ा है और उसके चेहरे पे इस अंदाज की मुस्कुराहट थी कि जैसे वो कह रहा हो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। और तभी उसने वहीं पे खड़े खड़े इशारा किया कि मैं गेट को फलांग लूं। उस वक्त रोशीना, जो हमेशा से एक समझदार, पढ़ी लिखी, बाअदब लड़की थी, ऐसा लगता था कि अपने दिमाग में ही नहीं है। उसने जहाँ इशारा किया कि मैं गेट टाप कर अंदर आ जाऊं तो उसकी गर्दन हिल गई, जैसे वो रोबोट हो, और उसने गर्दन हिला दी। उसकी आंखों के सामने ही देखते उसने गर्दन को फलांग ली, गेट को फलांग लिया। अब वो गेट के अंदर खड़ा था और रोशीना के कदम खुद ब खुद बाहर की तरफ जाना शुरू हो गए। टेरेस से चलती हुई अंदर दाखिल हुई और सीढ़ियां उतरती हुई वो बाहर आ गई। वो दरवाजे खोलते हुए बाहर लॉन की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची और उसको अपने करीब जाकर देखा तो वो वाकई एक बेमिसाल हुस्न, एक ऐसा हुस्न जो उससे पहले वाकई उसने जिंदगी में नहीं देखा, वो सामने खड़ा था। और तभी उसने उसको देखते ही कहा, मेरा नाम घोरजंग है, आपका क्या नाम है। जैसे उसका दिलो दिमाग उसके कंट्रोल में ही नहीं था, खुद ब खुद उसके मुंह से आवाज आई, रोशीना। ओ रोशीना, रोशीना आप बहुत खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत कि मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। लोग मेरी तारीफें करते थे, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मैं तो भूल गया हूं हुस्न क्या होता है। हुस्न की पेकर ये मेरे सामने खड़ी है। और वो उससे बोला, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपको देखने के लिए आ सकता हूं। मैं तो कल ऐसे गुजर रहा था, गुजरते हुए पता नहीं कैसे गेट के जब मैं सामने पहुंचा तो एकदम से मेरी निगाह आपके टेरेस की तरफ चली गई। और जब मैंने आपको टेरेस पे टहलते हुए देखा, आपके वजूद पे, आपके बालों पे, आपके चेहरे पे मेरी निगाह पड़ी तो फिर मेरे कदम उसी गेट के सामने ही जम से गए, थम से गए। फिर तो मैं सो तो नहीं सका, मैं तो रात सारी जागता रहा, दिन सारा तड़पता रहा कि कब रात हो और मैं आऊं। बस इतनी तमन्ना है, इतनी आरजू है, इतनी ख्वाहिश है, आपसे इजाज़त लेनी है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका दीदार करने के लिए कल आ सकता हूं। रोशीना को ऐसा लगा जैसे उसकी ज़बान साकत हो गई है, उसका वजूद उसके कंट्रोल में नहीं है और वो फिर से गर्दन हिला बैठी। शायद वो चाहती भी नहीं थी, उसको खुद नहीं पता था उसके मन में क्या है, वो क्या चाहती। उसने गर्दन हिला दी और अगले ही दिन जो उससे इजाज़त मांगी थी वो उसकी अगले दिन की इजाज़त दे चुकी थी, गर्दन हिला के, कि वो उससे मिलने आ सकती है। वो अंदर गई। उसके बाद उसने कहा, अब मैं चलता हूं, कल आऊंगा। उसने गर्दन हिला के उसको खुदा हाफिज किया। मुंह से उसके एक भी रोशीना के अल्फाज ना निकल सका। वो रोबोट की तरह चलती हुई अपने कमरे तक आई और आकर बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही उसको नींद आ गई। अगले दिन वो सुबह लेट उठी, नाश्ता वगैरह किया और सारा दिन माँ के साथ लगी रही। वालिद बाहर थे, शाम को वालिद आए, वालिद से बैठ के गपशप की। लेकिन वालिद और वालदा एक चीज़ महसूस कर रहे थे, रोशीना चुप चुप सी है। वालदा ने कई दफ़ा पूछा, रोशीना क्या हुआ है, सब खैरियत है? नहीं, कुछ भी नहीं, सब खैरियत है। तुम चुप चुप सी नज़र आ रही हो और पतली सी नज़र आ रही हो, कुछ खाया भी नहीं है तुमने? नहीं माँ, सब ठीक है। जैसे ही मगरिब के बाद अंधेरा छाना शुरू हो जाता, उसकी बेचैनी बढ़ना शुरू हो जाती। उसका वजूद कहता कि वह जल्दी से जाके बिस्तर पर लेट जाए और जैसे ही मखसूस टाइम हो वो उठे और अपने टेरेस पे चली जाए। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि टाइम हुआ, वो अपने बिस्तर से उठी और
चलती हुई सीधा टेरेस पे पहुंची, और जैसे ही टेरेस पे पहुंची, घोड़जंग पहले ही टेरेस पे मौजूद था। वो उसको देख के चौंकी तक नहीं कि वो चौंक जाती, उसको कहती कि तुम यहां पे कैसे आए। उसको तो बस एक इंतजार था कि वो उठे अपने बिस्तर से और टेरेस पे पहुंचे और उसको दीदार कर सके, देख सके। और जैसे ही बाहर आई, उसको सामने देखा तो टिकटिकी बांधे खड़ी उसको देखती रही। और वो खुद से बोल पड़ा, कल इजाजत दी थी ना, तो आज गेट को फैलांग के वो उस पाइप के जरिए मैं तुम्हारे टेरेस तक पहुंच गया हूं। ये बताओ घर में कौन कौन है। उसने बता दिया, घर में ये लोग हैं। अच्छा, तो आप अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हैं, तभी मैं कहूं इतना लाड प्यार, इतनी मोहब्बत और ऐसा हुस्न लाजवाब। और वो बातें करता करता उसको लेकर अंदर आ गया। वो उसके बिस्तर पे आके उसके साथ बैठ गया और वो उसके साथ बातें करता रहा। वो उसको जवाब जो भी दे रही थी, उससे जो भी बातें कर रहा था, वो खुद नहीं जानती थी। वो दोनों बैठ के ढेरों बातें करते रहे और उसके बाद वो बोला, अब तुम सो जाओ, मैं कल तुमसे फिर मिलने आऊंगा। तो उसके मुंह से एक लफ्ज निकला, कल आओगे ना? हाँ बाबा, कल मैं आऊंगा, तुम लेट जाओ। वो अपने बिस्तर पे इस अंदाज में लेट गई जैसे किसी बच्ची को माँ बाप कहते हैं, बेटा चलो अब शाबाश लेट जाओ, और वो खामोशी से लेट जाती है। ऐसे ही खामोशी से वो लेट गई और वो चला गया। सुबह हुई, वो अपने रूटीन के कामों में मसरूफ हो गई। शौहर को आने में अभी काफी दिन थे। घर में कोई भी नहीं जानता था कि घर के अंदर घोड़जंग आता है, टेरेस तक पहुंचता है और टेरेस के बाद ऊपर कमरे में चला जाता है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मां परेशान इसलिए हो गई थी कि बेटी अजीब सी हो रही थी। उधर से पता लगा कि अरसलान ने जो 1.5 से 2 महीने का कहा था, उसका राब्ता हुआ। तो उसने मां को बताया और इधर घर फोन करके बताया कि मुझे अब और लंबा रुकना पड़ेगा। कुछ डील इस तरह की है बिजनेस की कि बजाय मैं वापस आऊं और फिर से दोबारा कंट्री वापस आके फिर से बाहर आऊं, तो बेहतर है मैं इसको मुकम्मल करके ही आऊंगा। तो अब वो 4 महीने के लिए वहीं पे रुकने जा रहा था और ये 4 महीने अपने मां बाप के ही घर रुकने वाली थी। किसी को भी कुछ नहीं पता था सिवाय घोड़जंग के कि वो इस घर में आता है और टेरेस पे पहुंचता है और टेरेस से सीधा उस कमरे के अंदर, और वो अपनी मोहब्बत के साथ बैठा रहता है। वालदा जिस बात पे ये थी कि अब उसका खाना पीना बहुत कम हो गया था और कुछ दिनों के बाद तकरीबन अब 3 महीने हो चुके थे और 3 महीने बाद मां एक दिन आंख खुल गई, पानी पीने के लिए उठी तो जग हम हर वक्त कमरे के अंदर मौजूद था। उस वक्त जग में पानी नहीं था। तो मां अपने बिस्तर से उठती हुई सीधा फ्रिज तक पहुंची, पानी निकाल के पीने की कोशिश की तो उसको ऊपर वाले कमरे से ऐसे आहट की आवाज सुनाई दी। वो एकदम से चौंकी कि बेटी सो रही है, क्या हुआ है? तो मां चलती हुई सीढ़ियां चलती हुई ऊपर पहुंच गई। अभी वो सीढ़ियों में चढ़ ही रही थी कि मां ने एक ऐसी आवाज को सुना कि मां के 14 तबक रोशन हो गए। वो एकदम से घबरा सी गई कि बेटी के कमरे से बेटी की ऐसी आवाजें निकल रही थीं कि वो शर्म से पानी पानी हो गई और अजीब सी हो गई कि ये क्या हो रहा है। वो चलती हुई बेटी के कमरे में गई तो बेटी की आंखें तो बंद थीं लेकिन उसका लिबास बेतरतीब सा था और आवाजें इस अंदाज की थी जैसे कमरे में बेटी के साथ कोई मौजूद था। मां ने जल्दी से बेटी का लिबास ठीक किया और एकदम से घबरा के बोली, रुशीना, रुशीना। और कमरे में जायजा लेने लगी कि जमने कमरे में कौन है। कमरे में कोई भी नहीं था। रुशीना गहरी नींद सोई हुई थी लेकिन मां ने रुशीना की आवाजें सुनी थी। उसको झंझोड़ने पे वो एक ऐसी गहरी नींद से जागी जैसे बहुत गहरी नींद में वो सोई हो। मां जानती थी बेटी कभी कभी गहरी नींद, जब बहुत गहरी नींद सोती थी तो उसको बहुत हिलाना पड़ता था तब उठती थी, वरना तो 1-2 आवाजों पे ही उठ जाती थी। आज मां को झंझोड़ना पड़ा तभी वो उठी और मां ने उससे कहा, कौन था कमरे में और तुम्हारी हालत कैसी है? कमरे में तो कोई नहीं मां, मैं सो रही थी अपनी बिस्तर पे। क्यों, क्या हुआ है?
मैंने आवाज़ें सुनी अपने कानों से, तुम्हारी आवाज़ें, जैसे तुम अपने शौहर के साथ इस कमरे में हो। मैं वो लफ्ज़ दोहरा नहीं सकती। कौन था कमरे में? माँ, क्या हो गया है आपको? वो अजीब सी हो गई। और माँ बेटी को जानती थी कि बेटी एक्टिंग नहीं कर सकती, बेटी गहरी नींद से ही जागी है, लेकिन जो आवाज़ें और जो सूरत हाल थी कमरे के अंदर वो बहुत खौफनाक थी, जैसे बेटी किसी के साथ मौजूद थी और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक बना रही हो। मां बेटी के पास कुछ देर बैठी रही, बातें करती रही। बेटी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे उसको किसी बात का, किसी चीज का पता ही ना हो। अगले दिन मां जब नाश्ते की टेबल पे बेटी को बुलाने के लिए आई तो देखा बेटी इंतहाई कमजोर नजर आ रही है, रंगत पीली पड़ी हुई है। और इतने दिनों से मां बेटी को बार बार कह भी रही थी, वो खामोश खामोश थी। क्या है, चुप किस बात पे हो? शौहर ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है? वो कहती नहीं, कुछ भी नहीं है। उसकी रंगत पीली पड़ती जा रही थी, आज उसको बार बार कह आ रही थी। मां ने बेटी से कहा, तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हीं की एक दोस्त थी, उनकी वालदा की, उसकी बेटी जो अब बहुत अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी, उसने उसे फोन पे टाइम लिया तो उसने कहा आप आ जाइए। और जब वो वहां पे पहुंचे, मां ने सारी सूरत हाल बताई कि ये आज बार बार क्या कर रही है। मां को अंदाजा हो जाता है बेटी का, जब क्या का मतलब होता है शादीशुदा बेटी होती है कि मां बनने वाली ना हो, इसलिए उसने कहा कि ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि बच्ची जब मां बनने वाली होती है, पहली दफा मां बनती है तो चुप चुप सी हो जाती है, गुम गुम सी हो जाती है, खाना पीना कम हो जाता है, चेहरे की रंगत अजीब सी हो जाती है, ऊपर से कै आनी भी शुरू हो जाती है। अलामात तो यही थी। तो वही फातिमा के पास उसको लेकर चली गई। फातिमा उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स की बेटी थी। फातिमा ने सारे टेस्ट वगैरह किए और टेस्ट वगैरह करने के बाद रुशीना की मां से बोली, मुबारक हो आपको, रुशीना मां बनने वाली है। रुशीना की मां एकदम से चौंकी और बोली, मुझे अंदाजा था तभी कि इतनी चुप चुप सी है और अजीब सी है कि ये मां बनने वाली है, इसलिए मैं आपके पास लेके आई। वो कंफर्म हो गया वो मां बनने वाली है। अब रुशीना को उसकी वालदा लेकर घर तो गई, लेकिन अब वो ज्यादा ख्याल रख रही थी ये मां बनने वाली है। लेकिन अभी तक वो एक बात से खटकी हुई थी। कमरे में जो उन्होंने आवाजें सुनी थी, उसके बाद जब रुशीना जाग गई थी, उठ के तरीके से उन्होंने कमरे का जायजा भी ले लिया था और जागती रही थी, क्या कोई कमरे से बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ भी नहीं था। और जब वो सुबह उठी थी तो अपने घर को इस तरह उन्होंने नीचे वाले दरवाजे को लॉक कर दिया था कि अगर कोई बाहर निकले तो मुझे पता लग जाए। कुछ भी नहीं था। लेकिन ये वाकया वो जो देख चुकी थी, आवाजें सुन चुकी थी, वो उनके अंदर ही अंदर चल रहा था। उधर रुशीना मजीद केयर के बावजूद भी उसका खाना पीना कम हो रहा था, वो कमजोर हो रही थी। और उधर देखते ही देखते उसका पेट काफी बड़ा होता जा रहा था। अब उसके शौहर के आने में तकरीबन 1 महीना और रहता था कि उस 1 महीने पे जब से उसकी मां चेकअप करा के आई थी फातिमा से और फातिमा ने बताया था ये मां बनने वाली है, तो 1 महीने में ही उसका पेट इतना बड़ा हो गया था कि मां परेशान थी कि ये क्या है। वो काफी टेंशन में थी। मां के दिमाग में कई बातें चल रही थी। मां ने फिर से परेशान होकर रुशीना से कई दफा पूछा, तुम खाती पीती नहीं हो, क्या है? अब मां उसके ऊपर निगाह रख रही थी और पहली दफा रुशीना ने मां को कहा इस अंदाज में जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी, अब ये क्या हर वक्त मेरे बालों के पीछे पड़ी रहती हैं? अगर मेरे बाल खुले हैं तो आपको क्या मसला है? आइंदा मेरे बालों के ऊपर कोई बात मत कीजिएगा। और अब मैं शादीशुदा हूं, आप अपने काम से काम रखिए। वो वहां चौंक सी गई, ये तो मेरी बेटी ही नहीं है, मेरी बेटी तो कभी इस तरह बात ही नहीं कर सकती, ये तो रुशीना है ही नहीं। वो शदीद परेशान हो गई और उधर उसकी हालत मजीद खराब हो रही थी, कमजोर से कमजोर, और पेट बहुत बड़ा होता जा रहा था। तभी उसने फातिमा से टाइम लिया कि खाती पीती नहीं है, तुमने कहा था इसका ज्यादा ख्याल रखना, उसने खाना पीना कम कर दिया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, और उसके पेट को मैं देखती हूं तो मैं हैरान हूं। फातिमा ने कहा आप मेरे पास लेके आ जाइए, मैं चेक कर लेती हूं। रुशीना की मां उसको लेकर दोबारा फातिमा के पास गई और फातिमा ने जब टेस्ट वगैरह किया, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, चीजों को देखा तो वो एकदम से परेशान हो गई। रुशीना की वालदा को दूसरे कमरे में ले गई और बोली, आंटी
ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये एक खौफनाक बात है। क्या हुआ बेटा? उसने कहा आंटी, इसके पेट में जो पल रहा है वो इंसान की तरह नहीं है। इतनी जल्दी इंसान का बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी इंसान का बच्चा बड़ा नहीं हो सकता। आप जब मेरे पास इसको पहली दफ़ा चेकअप के लिए लेके आई थी तो मैंने आपको बता दिया था अल्ट्रासाउंड से कि ये माँ बनने वाली है, लेकिन अब जब उसका पेट की हालत मैंने देखी तो मैं भी चौंक गई थी। जब आप उसको लेके आई हैं तभी मैंने फौरी तौर पे टेस्ट के साथ अल्ट्रासाउंड किया तो वो अंदर जो भी तेज़ी से बढ़ रहा है, इंसान का बच्चा नामुमकिन है इतनी तेज़ी से इतना बड़ा हो जाए। रुशीना की माँ बोली, तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारा मतलब क्या है? वो बोली, आंटी, मेडिकल की हिस्ट्री में बच्चा इतनी तेज़ी से बड़ा नहीं हो सकता जितना उसके पेट में बड़ा हो चुका है। जितनी स्पीड से इस 1 महीने के अंदर बच्चा पैदा हुआ है, 9 महीने में तो यह हाथी का बच्चा बन जाएगा। या जितनी स्पीड से यह बच्चा बड़ा हो रहा है, ये तो 2 से 3 महीने बाद इसकी डिलीवरी हो जाएगी। और मैं हैरान हूं। आप मुझे एक बात बताइए आंटी, क्या कुछ अजीब सा देखा है आपने इसके साथ? उसने कहा, मैं समझी नहीं हूं, क्या अजीब सा? उसने कहा, ये अजीब है, इसके पेट के साथ जो कुछ हुआ है, इसके पेट में जो बच्चा है बहुत अजीब है, मुझे खुल के बताइए। मां कुछ देर परेशान रही और उसके बाद बोली, बेटी मैं तुम्हें बता दूं लेकिन तुम किसी को बताओगी तो नहीं। उसने कहा, आंटी मैं डॉक्टर हूं और वैसे भी आपकी बहुत अच्छी दोस्त की बेटी हूं, आप मेरी मां जैसी हैं, मेरी मामा और आप बेस्ट फ्रेंड हैं, आप बेफिक्र होइए, मैं डॉक्टर भी हूं, बताइए। तो उसने कहा, तुम जानती हो फातिमा, रोशीना की शादी हो चुकी है, वो अपने शौहर के साथ कुछ अर्सा रही है और उसका शौहर बाहर चला गया है, वो घर आ गई है। एक रात मुझे अजीब सी आवाज़ें आई तो मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मुझे इस तरह की आवाज़ें आ रही थी जैसे रोशीना किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बना रही हो और चीख रही हो। और मैं जब ऊपर गई, इसको जगाया, तो इस वक्त वो बहुत गहरी नींद में थी, जैसे ऐसे मदहोशी में हो। और एक अहम बात, उसको जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब वो उस नींद से जागी तो बोली, मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, ऐसे जैसे किसी ने मुझे मारा हो। मैं डर गई थी। मैंने उससे पूछा कि कमरे में कौन था? वो तो गहरी नींद से जागी थी कि माँ, मैं तो कमरे में सो रही थी, कमरे में कौन हो सकता है? मैंने कमरे में भी देखा था, मैं उस वक्त डर गई थी। मैंने आवाज़ें क्लियर सुनी थी, लेकिन मेरी बेटी एक्टिंग नहीं कर सकती, झूठ नहीं बोल सकती, वो तो नींद में थी। तभी फातिमा बोली, कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है, इसके जिस्म के अंदर किसी इंसान का बच्चा नहीं है। इंसान का बच्चा 9 महीने में बड़ा होता है, ये जितनी तेज़ी से 1 महीने में बच्चा पैदा हुआ, ये मामला कुछ और है। आंटी मैं आपको मशवरा दूंगी, किसी अल्लाह वाले से, किसी बुजुर्ग से रब्ता करें और आपका ये राज राज ही रहेगा। और जहाँ तक आपकी बेटी की बात है, मैं एक डॉक्टर की हैसियत से यही आपको कहूँगी, फौरी तौर पे इस मसले को हल कीजिए। रोशीना मेरी भी बहन की तरह है और मैं जानती हूँ आपकी परवरिश को भी, सब कुछ भी, वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देर मत कीजिए, देर हो जाएगी। जिस राज को आप राज रखना चाह रही हैं, इससे पहले कि यह राज बाहर निकल जाए, उसका घर खराब हो जाए, जल्दी से किसी अल्लाह वाले से राब्ता कीजिए। जब वो घर जा रहे थे तो रास्ते में रोशीना की मां, जहां बेइंतहा फिक्रमंद थी कि कहां से आज के दौर में अल्लाह वाला ढूंढे, वो घर पहुंची, शौहर का इंतजार करती रही कि रोशीना खुद से मां के पास आके बैठी और बोली, मां मेरे जिस्म में बहुत दर्द है, मुझे ऐसे लगता है जिसने किसी ने मेरे जिस्म को झंझोड़ डाला हो, मेरा जिस्म टूट रहा हो, ऐसा है जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा हो मेरे जिस्म को। मैं रात को सोती हूँ, जब सुबह उठती हूँ तो इतना दर्द होता है पूरे जिस्म में, ऐसा मेरा जिस्म जैसे झंझोड़ा जा चुका हो। माँ ने उसको हौसला दिया और उसी वक्त पानी के ऊपर आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ के बेटी पे दम किया और उसको दम किया हुआ पानी पिलाया और कहा, बेफिक्र हो जाओ बेटी। शौहर आए, रोशीना की मां को परेशान देखा तो बोला, क्या हुआ? रोशीना की मां ने वो जो राज रखा हुआ था वो सारी बातें अपने शौहर को बता दी कि ऐसा ऐसा मामला है, मैंने ऐसे कमरे में आवाज़ें सुनी थी और उसके पेट में जो बच्चा है वो फातिमा डॉक्टर है, वो बता रही है इंसान का बच्चा इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सकता, ये मामला कुछ और है। वो भी शदीद परेशान हो गए और कहा, मैं सुबह ही कुछ करता हूँ। अगले दिन रोशीना के वालिद अपने काम पे जाने के बजाय एक बुजुर्ग के पास पहुंचे। उनको दोस्त ने बताया था। उस बुजुर्ग ने रोशीना के वालिद से कहा, आप अपनी बेटी को मेरे पास लेके आइए।
वो घर पहुंचे और अपनी बीवी से कहा, जाओ रुशीना को तैयार करो, हम कहीं जा रहे हैं। वो जैसे ही रुशीना के कमरे में पहुंची वालदा, तो बोली, बेटा तैयार हो जाओ, तुम्हारे वालिद कह रहे हैं हमने कहीं पे जाना है। तो रुशीना एकदम से खड़ी होगी और गुस्से से बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी के पास नहीं जाना, जहां जाना है आप लोग जाइए, और मुझे कोई जाने के लिए कहे भी नहीं। मां उस टोन को पहचान रही थी, ये तो बदतमीजी, ये बात, ये टोन मेरी बेटी कर ही नहीं सकती। जो भी खदशात थे वो 100% यकीन में बदल गए थे, मामला कुछ और है। और तभी मां ने कहा, बेटा हम कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ एक बुजुर्ग के पास जाना है। अच्छा तुम बाहर बैठी रहना। तो बेटी उस वक्त जब बोली तो उसकी आवाज में हल्का सा एक चेंज था, जैसे उसकी आवाज में लड़की के साथ साथ एक मर्द की भी आवाज हो, दो आवाजें इकट्ठी हो। नहीं, लड़की की भी मर्द की भी आवाज, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, आप लोग जाए। और मां फौरी तौर पे परेशान हो गई। उसी वक्त उसने गिलास के ऊपर पानी को दम किया और बेटी को जबरदस्ती पानी पिला दिया। पानी पीते ही उसकी आंखें इस तरह हो गईं जैसे वो नींद में आ गई हो। उसको पकड़ के गाड़ी में बिठाया गया और गाड़ी उस रास्ते पे रवां दवां थी जहां उन्होंने बुजुर्ग के पास जा रहे थे। जब उस बुजुर्ग के पास पहुंचे, वो एक छोटी सी झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के बाहर कार रुकी हुई थी और ये शहर से काफी दूर थी। उस झोंपड़ी के अंदर जरूरत जिंदगी की हर चीज मौजूद थी और एक इंतहाई बुजुर्ग शख्स जिसकी सफेद दाढ़ी थी, पलके तक सफेद हो चुकी थी, इंतहाई नफीस सा चेहरा, हाथों में तस्बीह लिए हुए, सफेद शलवार कमीज पहने हुए झोंपड़ी से बाहर आ गए और कार में लेटी हुई रोशीना को देखा, जो आंखें बंद करके पीछे वाली सीट के साथ टेक लगाए बैठी थी। उसको कुछ देर देखकर पढ़ते रहे और उसके बाद बोले, ये अभी तक उसी के सहर में है, उसी के जादू में है। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, रुशीना ने ये जो शलवार कमीज पहन रखी है ये मुझे भिजवा दीजिए और कल मेरे पास दोबारा आइएगा। उसी वक्त ही घर जाके उसकी वालिदा ने वो शलवार कमीज जो उसके वजूद के ऊपर थी वो चेंज करवा के वो उसके वालिद को दे दी। उसके वालिद ने जाके उन बुजुर्गों को दे दी। बुजुर्ग पढ़ते रहे रात सारी और अगले दिन उन्हें जिस तरह कहा था कि रुशीना को लेके मेरे पास आइएगा, वो रुशीना को लेके बुजुर्ग के पास पहुंच गए। वो रात रुशीना अजीब सी बेचैन रही थी। उसकी मां मुसलसल उसके पास बैठी रही थी क्योंकि उस बुजुर्ग ने जो हिदायत की थी उसी हिदायत के मुताबिक उस बुजुर्ग ने एक तावीज़ दे दिया था कि ये तावीज़ ही आप इसको पिला देंगी आज रात को, ये बेचैन रहेगी लेकिन तावीज़ अपना असर करेगा, आप इसके पास रहिएगा। जब भी इसकी बेचैनी बढ़ने लगे तो ये जो तावीज़ मैंने दिया इसको पानी में दोबारा घोल के एक ही बड़ी बोतल बना लीजिएगा जिसमें ज़्यादा पानी भर लीजिएगा, तावीज़ घोल लीजिएगा और ये थोड़ा थोड़ा पानी इसको पिलाते रहिएगा। और उस रात वो जितनी बेचैन रही, जब भी उठती टकरे मारती, ऐसे अपने तकिए से सर को मारती, उसके वजूद को झटके लगते, उसकी वालिदा उसको पानी पिलाती रही। अगले दिन जब वो पहुंचे तो बुजुर्ग को बताया कि रात इसकी तबीयत बहुत बेचैन रही है, बहुत खराब रही है। तभी वो बुजुर्ग उसके वालिद से मुतवज्जो हुए, मैंने सारा चेक कर लिया है, सारा पढ़ लिया है, वो एक खबीस जिनज़ादा है, बहुत ताकतवर जिनज़ादा। वो उस घर से आगे से गुजर रहा था। आपकी बेटी अपने टेरेस पे वॉक कर रही थी। उस जिनजादे की जैसे ही तुम्हारी बेटी पे निगाह पड़ी तो वो रुक गया, वो उड़ता हुआ वहां से गुजर रहा था और जैसे ही उसने नीचे खुले बालों के साथ आपकी बेटी को देखा तो सबसे पहली निगाह उसके लहराते हुए खुले बालों पे पड़ी थी। उस दिन हल्की हल्की हवा चल रही थी, उसकी वजह से उसके बाल लहरा रहे थे और ऊपर से उड़ते हुए, बहुत ऊंचाई पे वो उड़ नहीं रहा था, काफी नीचे उड़ रहा था और ऊपर से उड़ते हुए जब इतने बड़े बालों को उसने लहराते हुए देखा तो एकदम से नीचे उतर गया और उसी जगह पे ही खड़ा था जहां पे आपकी बेटी मौजूद थी। उसी टेरेस पे ही उतर गया और उसने अभी तक बालों को देखा था और जैसे ही शक्ल को देखा, वो तो बालों पे पहले ही फिदा हो चुका था, जब शक्ल को देखा तो फिदा ही हो चुका। वो ऐसा फिदा हुआ कि उसी वक्त उसने फैसला कर लिया कि ये मेरी है।
और उसी लम्हे वो उड़ता हुआ बाहर गया और सड़क पे खड़े हो गए उसने एक नौजवान खूबसूरत लड़के का रूप धार लिया, एक ऐसे हसीनो जमी लड़के का रूप धारा जिसको देख के ये चौंक जाती। और उसी वक्त जब वो टेरेस पे उतरा था तो उसी वक्त अपने जादू से, अपने सहर से अपना इसको दीवाना कर गया था, इसके दिमाग के ऊपर अपना कंट्रोल कर गया था। जैसे ही वो सड़क पे जाके खड़ा हुआ तो आपकी बेटी अपने कंट्रोल में नहीं थी। ये अदब आदाब वाली इंतहाई शरीफ और नेक लड़की है, लेकिन वो जिस अंदाज में टेरेस पे खड़े होकर इस पे जादू कर गया था तो वो सामने खड़ा हुआ तो इसके ऊपर जादू था। और जैसे ही इसने नीचे की तरफ देखा तो उसके जादू की वजह से वो भी इसको इतना अच्छा लगा कि ये अपनी पलकें झपकाना भूल गई और मुसलसल उसको खड़ी देखती रही। और उसके बाद वो इसको यही कहता था कि मैं गेट से गुजर के नीचे आया हूं और पाइप के जरिए ऊपर आता हूं, जबकि वो अपने जादू से ऊपर पहुंच जाता था। आपकी बेटी को इन बातों में से किसी बात का कुछ भी होश नहीं है, क्योंकि वो मुसलसल उसके शहर में थी। वो उसके साथ ऐसे मिलता रहा, ऐसे बातें करता रहा। वो जबरदस्ती क्या करता, वो आराम से उसको हासिल कर सकता था, क्योंकि पहले दिन से ही वो उसके जादू में चली गई थी। लेकिन वो उसके सामने इस तरह ढोंग रचाता रहा कि वो उससे प्यार करता है, और एक ऐसा सहर उस पर किया था, ऐसा जादू किया था कि जब वो इसके सामने आता था तो वो भी इससे मोहब्बत की बातें करे। जिन्नात दो तरह के होते हैं, एक वो जो जबरदस्ती जिस्म को हासिल कर लेते हैं, अगले की रजामंदी हो या ना हो। लेकिन जो ताकतवर होते हैं, जिनका जादू बहुत ज्यादा होता है, तो अपने जादू से दूसरे को इस तरह का कर देते हैं कि उनका दिमाग उनके कंट्रोल में आ जाता है, तो दूसरा बंदा भी उनसे उसी तरह मोहब्बत की बातें करता है। ये एक ताकतवर और दीवाना हो गया था और ताकतवर भी था, तो उसने उसके दिमाग पे ऐसा कंट्रोल किया कि वो भी उसकी मोहब्बत का जवाब उसको मोहब्बत में देने लग गई। और वो उसके साथ ऐसे बैठता था जैसे दो दीवाने बैठे हों, दो दीवाने मोहब्बत की बातें करते और करते, और उसके बाद वो चला जाता। तभी उसने फैसला किया इस लड़की के जिस्म से औलाद पैदा करने का। और जिस दिन आपकी बीवी ने, जो आपने मुझे बताया, आपकी बीवी ने जाके देखा था, वो पहली दफा नहीं था। उससे पहले भी वो उससे कई दफ़ा जिस्मानी ताल्लुक बना चुका था। उस दिन उससे बेहतियाती हुई, वो एक ऐसा जादू कर देता था जिसके बाद घर के लोग सोए ही रहते थे, किसी को कोई आवाज़ नहीं जाती थी, कोई किसी को पता तक नहीं लगता था। उस दिन यह ऐसा हुआ कि उस पर ऐसा खबासत छाई हुई थी कि वो जादू करना भूल गया और ऊपर पहुंच गया। अब उस रात सहर नहीं था, जादू नहीं था, आपकी बीवी जाग गई और चलती हुई ऊपर चली गई, इसलिए उनके सामने वो राज खुल गया, वरना उसके जादू की वजह से कभी भी आप लोगों को पता ना चलता। और जब वो ऊपर खड़ी हुई और कमरे की तरफ बढ़ रही थी और उन्हें जाके जैसे ही दरवाजे को खटखटाया, वो जान चुका था उसी वक्त वो कमरे से गायब हो गया। लेकिन अंदर जाके माँ ने देख लिया बेटी की हालत कैसी थी। वो कमरे में ढूंढती रही, वो कहां से मिलता। अब उसके पेट के अंदर जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अगर यही बढ़ गया तो ये वाकई एक इतना बड़ा बच्चा पैदा होगा कि ये बच्ची तो वैसे ही मर जाएगी, उसकी पैदाइश नहीं हो सकेगी, ये पैदा करते ही उसको मर जाएगी। लेकिन वो उसकी मोहब्बत की निशानी है, इसलिए उसने इसके पेट के अंदर अपना बच्चा पैदा किया है। अब लोग घबराएं मत, देर तो बहुत कर दी आपने, लेकिन इतनी देर भी नहीं हुई कि मैं इसका इलाज ना कर सकूं। अल्लाह खैर करेगा। अब आपने करना यह है, मैं आपको ये तावीज़ कुछ दे रहा हूं। आपने जाते ही ये तावीज़ रोज़ाना एक एक करके अपनी बेटी को पिलाते जाना है, और ये पानी मैं आपको दम करके दे रहा हूं, इस पानी का पूरे घर के अंदर छिड़काव कर देना है। अब उसका बसेरा आपके घर के अंदर वो जो जामन का दरख्त लगा है, उस जामन के दरख्त के ऊपर वो मुस्तकिल बसेरा रखता है, दिन को वहीं सोता है और रात को नीचे आपके टेरेस पे आ जाता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले घर को दायरा कड़ा कर देना है। मैं यहां बैठ के मुसलसल पढ़ूंगा, जब पहले दिन आप दायरा कड़ा कर लेंगे तो अगले दिन फिर आप मेरे पास आएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, जाते ही बेटी को दम किया हुआ पानी पिलाया, पूरे घर के अंदर दायरा कड़ा कर दिया, पानी का जो छिड़काव था सारे घर का छिड़काव करते रहे, उधर बैठ के बुजुर्ग पढ़ते रहे। अगले दिन रुशीना के वालिद उस बुजुर्ग को लेकर आ गए। बुजुर्ग घर के अंदर दाखिल हुए, पूरे घर के अंदर देखा, कहा हाँ मैं पढ़ता रहा हूं और आपने जो दायरा कड़ा किया है, मेरा पानी डाला है, उससे बहुत फर्क पड़ गया है। अब ये जो दरख्त है जामन का, मैं इसके ऊपर पढ़ाई कर रहा हूं। कल आपने मजदूरों को बुला के सुबह ही सुबह इस दरख्त को यहां से उखड़वा कर निकलवा देना है और इसकी जड़ों तक को नीचे से निकलवा लेना है। पूरा एक गड्ढा खुदवाना है बहुत गहरा, और उस गड्ढे के अंदर
इस दरख्त की भी और कुछ खुश्क लकड़ियां लेके भी वो सारी डाल देनी है। पूरे गड्ढे को लकड़ियों से भर देना है और उसके बाद उसको आग लगानी है। इतनी आग लगानी है कि शोले जलते रहें। आग बुझने की कोशिश होगी तो आप लोग मिट्टी का तेल या पेट्रोल लेके इस तरह खड़े कर दीजिएगा बंदे, जैसे आग कम होने लगे वो और पेट्रोल डालें, मिट्टी का तेल डालें। आग बुझनी नहीं चाहिए। आग तकरीबन आधे घंटे तक कम से कम लगी रहनी चाहिए, उसके बाद बुझ जाती है। बुझ जाए इतनी देर मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा और उसके बाद फिर देखेंगे पेट को। पहले तो इसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। इसको रास्ते से ना हटाया तो अब आपकी बेटी की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, उसको साथ ना ले जाए। वो बहुत अलर्ट हो चुका है। मैंने उसको बांध दिया है कि वो घर के अंदर तो मौजूद है, लेकिन उसी दरख्त के नीचे से जिसके सामने अभी मैं खड़ा हूँ इसी पे ही मौजूद है। और इसका मुझे वहाँ बैठ के चिल्ला करना होगा, वजीफ़ा करना होगा। आपको जैसे समझाया है वैसे करना है। अभी आपकी बेटी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, अभी भी बैठा मेरी बातें सुन रहा है, इसी दरख्त पे है। घबराएं मत, सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात और अल्लाह का कलाम है, ये कुछ नहीं कर सकता। वहीं पे वो बुज़ुर्ग कुछ देर पढ़ते रहे और उसके बाद बोले, अब मैं चलता हूँ, मुझे फिर पढ़ना है इस जालिम के लिए। और दरख्त की तरफ एक दफ़ा देख कर बोले, तू जानता भी है कि वो एक मासूम मट्टी की बनी है, तूने कितना जुल्म किया। तूने एक मासूम के अंदर अपना नुत्फा डाल दिया और तूने एक मासूम के पेट के अंदर अपना बच्चा पैदा करने की कोशिश की। तू नहीं जानता, तू कबीले का अगर ताकतवर भी है तो तू इस बात से क्या वाकिफ नहीं है कि खुदा ने पर्दा डाला है। तुझे वो प्यारी लगी, तुझे वो हसीन लगी, लेकिन तूने ये जुल्म कर दिया, अब तेरी खैर नहीं। और उसी वक्त घर वालों ने देखा उस जामन के दरख्त के ऊपर ऐसा जलजला आ गया, ऐसे जोर जोर से वो दरख्त हिलना शुरू हो गया कि सारे डर गए कि इतना खौफनाक तरीके से जामन का दरख्त हिल रहा था कि वो सोच भी नहीं सकते थे। बुजुर्ग कुछ देर देखते रहे, बोले, अब फड़फड़ा रहा है, अब मुझे बातें बता रहा है, अब मुझसे माफिया मांग रहा है, अब वक्त गुजर चुका है, तू हद क्रॉस कर चुका है, तेरी जितनी भी माफिया हैं अब कबूल नहीं होंगी। नहीं, तूने बहुत गलत किया है और तेरी आगे की प्लानिंग भी मैं जानता हूं। तू वो इंसान है जो वादा करके भी मुकर जाएगा। मैं तुझसे वादा करके, तू मुझसे माफ़ी मांग रहा है ना कि मैं तुझे जाने दूं, मैं वादा करके तुझे जाने भी दूं तक तू फिर आएगा, तू वादा खिलाफी करेगा और इस मासूम को नुकसान पहुंचा जाएगा। अब मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। और उसके बाद इस तरह वो बातें सुनते रहे जैसे कोई बोल रहा हो, और वो बातें सुन रहे। और उसके बाद घर वालों को कहा, अब आप रिलैक्स हो जाइए, ये कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने पढ़ा और पानी उसके इर्द गिर्द डाल दिया, उस जामन के चारों तरफ पानी डाला और उसके छींटे ऊपर भी डाल दिए और कहा, बाकी मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा, जैसे आपको कहा है कल आप लोग अपने सामान का बंदोबस्त कर लीजिए। उन्होंने सामान का बंदोबस्त कर लिया। उधर रुशीना को मुसलसल तावीज़ पिलाई जा रहे थे। वो गनूदगी की सी हालत में थी, थोड़ा सा खा लेती, थोड़ा सा पी लेती और सोई रहती, मुसलसल गनूदगी की सी कैफियत में थी। बेहोश तो नहीं थी, उस तरह की कैफियत में थी, जागती सो जाती, जागती सो जाती। अगले दिन रात को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सो कौन सकता था उस घर में। दोनों मियाँ बीवी नहीं सोए, रुशीना के पास बैठे रहे और रुशीना सोई जागी। सुबह हुई, खुदा का शुक्र अदा किया दोनों मियाँ बीवी ने। मजदूरों को बुलाया गया, काफ़ी खुश्क लकड़ियाँ लाई गई, काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ मंगवाई गई और मजदूरों को कहा गया कि इसको जड़ समेत दरख्त को निकालना है। ज़्यादा मजदूर इसलिए मंगवाए गए कि आज ही आज ये काम करना है। पैसों की तो उनके बस कमी नहीं थी। काफ़ी मजदूर जब पहुंच गए, उन्होंने देखा ये तो 2 मजदूरों का काम था, इतने मंगवा लिए। उन्होंने कहा मुझे इसलिए कि गड्ढा भी खोदना है, आज ही आज ये काम करना है। जो 6 घंटे 8 घंटे का काम था, उन्होंने कहा मुझे 2 घंटों में करना है, क्योंकि ये मगरिब से पहले ख़त्म करना था। और अगर मगरिब से पहले पूरा अमल ना किया जाता तो बहुत खौफनाक हो जाता। क्योंकि बुजुर्ग कह के गए थे, अगर मगरिब से पहले आप लोगों ने ख़त्म नहीं किया तो फिर मेरे बस में भी नहीं रहेगा, वो रुशीना को ले जाएगा। मजदूर इतने ज़्यादा थे, वो हैरान भी थे कि किस लिए हमें बुलाया गया, इतना पैसा भी ज़्यादा और सिर्फ एक दरख्त के लिए। उन्होंने मिनट मारा, तेज़ी के साथ दरख्त को काट दिया, जड़ों समेत खोद दिया। नीचे जहाँ पे 2-3 मजदूरों का काम था, वहाँ पे 7-8 बंदे लग गए। उन्हें स्पीड के साथ गड्ढा भी खोद दिया, दरख्त को काट भी दिया और उन्हें बाहर भी फेंक दिया। अब वो दरख्त घर से बाहर जा चुका था। उनको पैसे देके रुखसत कर दिया गया। जो आखिरी 2 मजदूर बच गए थे, उनको वो जो खुश्क लकड़ियाँ पड़ी थीं, वो लकड़ियाँ उस गड्ढे में डाल दी गई थी। एक बहुत बड़ा घर के अंदर गड्ढा बन गया था, क्योंकि जड़ों को भी निकाल दिया गया था। उस दरख्त की काफ़ी टहनियाँ भी काट के उसके अंदर डाल दी गई थी और उससे पहले खुश्क लकड़ियों को भर दिया गया था।
और उनके बाद उनको कहा गया अब आप जा सकते हैं। उनको पैसा कर दे दिया गया। उन्होंने, वो भी हैरान थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमें क्या लेना देना, पैसा मिल गया। रोशीना के बाप को जो बुजुर्ग ने पढ़ने के लिए दिया था वो पढ़ते रहे, और उसके बाद उन्होंने पूरे लकड़ियों के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। पूरे लकड़ियों को पेट्रोल से भर दिया और इर्द गिर्द मुसलसल इधर उधर पेट्रोल रख दिया कि जब जरूरत पड़े वो मजीद इसके ऊपर पेट्रोल फेंक सके। उन्होंने बोतलों के अंदर पेट्रोल भर के रख दिया था कि बजाय वो निकालते वो पूरी बोतल ही ऊपर फेंक दें और वो बोतल को आग लग जाती। वो पढ़ते रहे। जब वो पढ़ चुके तो उसके बाद उन्होंने उस दिन की रोशनी थी, उन खुश्क लकड़ियों के अंदर जहां उस जामन के दरख्त की भी लकड़ियां पड़ी थीं, उसके अंदर पड़ते हुए जैसे ही वो उन्होंने माचिस की तीली फेंकी, अगी माचिस की तीली गिरी थी, आग लगी ही थी कि पूरी उन लकड़ियों को पेट्रोल डाला हुआ था, आग ने अपनी लपेट में ले लिया, एकदम से आग जल पड़ी। लेकिन उसी वक्त ऐसी भयानक आवाज़ें आना शुरू हो गई जैसे कई इंसान उसके अंदर चीख रहे हों, बलबला रहे हों। बहुत ऊंची चीखें नहीं थी, घुटी घुटी चीज़ें थी, वरना पूरा मोहल्ला जमा हो जाता वो, लेकिन ऐसी चीखें थी और उसके अंदर से खून उबल रहा था। आग के अंदर खून उबल रहा था, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा खून उबलता, जैसे किसी जगह से खून उबला हो, और ऐसी चीखों पुकार जैसे घुटी घुटी सी किसी ने किसी का गला दबाया हो। अजीब सी चीखें, और कोई जले जा रहा था, और आग जलती जलती जो एकदम से कम होने लगी, उसी वक्त वो बहुत ही तैयार खड़े थे। जल्दी से एक और बोतल उठाई, उठा के उसके अंदर फेंक दी, दूसरी उठाई फेंक दी, आग फिर तेजी से चल रही। बोतल का गिरना था, पेट्रोल से भरी हुई बोतल जैसे आग में गिरती वो फट जाती और आग लग जाती। उस बोतल के फटने से चारों तरफ आग फैल जाती। इसी तरह आग जलती रही, वो बोतलें फेंकते रहे। वो तो इतनी पेट्रोल की बोतलें मंगवा चुके थे कि आग को 4 घंटे 6 घंटे भी जलाना होता तो काफ़ी होती। आधे घंटे के अंदर ना सिर्फ चीखों पुकार हुई, आवाज़ें हुई, लेकिन समझ कुछ नहीं आया सिवाय दर्द की और खून उबलने की आवाज़ें आती रहीं, कराहने की आवाज़ें आती रहीं, यहाँ तक कि वो सारी आग बुझ गई। अब सुकून हो चुका था। अगली बात जो उन्होंने बाबा जी ने उनको बताई थी वो थी, मेरे पास आना जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, उस मगरिब से पहले पहले। वो फौरी तौर पे रवाना हुए, बुज़ुर्ग को लेके आए। बुज़ुर्ग जैसे ही घर में दाखिल हुए कहा सुभान अल्लाह, घर में सुकून आ गया है। वो बदबख्त जितना भी अपना जादू अपना वो सब कर चुका था वो सब ख़त्म हो चुका है और वो जल चुका है। आपको आवाज़ें एक की नहीं कई की रोने की आई होंगी। उस खबीस ने अपने आप को बचाने के लिए अपने जादू से अपने कुछ और लोगों को भी बुला लिया था, लेकिन जब वो यहाँ आए तो मेरा जो दायरा कड़ा लग चुका था, इसकी वजह से वो भी कैद हो गए। जो उसकी मदद को आए थे, नुकसान पहुँचाने के लिए आए थे, वो भी शैतान किस्म के थे, वो भी उसके साथ जल कर जहन्नम वासिल हो गए। अब आप एक काम कीजिए, ये जो पानी है मैं अभी दम करके दूंगा, बेटी को बता भी दीजिए, जगाइए, होश में लाइए और उसको सूरत हाल बता दीजिए और उसे कहिए अब वो वॉशरूम में जाएगी और उसके जिस्म से पेशाब के ज़रिए सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। बहुत गंदी बदबू आएगी और वो बार बार वॉशरूम जाएगी। अपनी बीवी से कहिए वो अपनी बेटी के साथ रहें, अपने नाक को ढांप लें, आंखों को बंद रखें। बेटी से भी कहिए, बीवी से कहिए, दोनों अपनी आंखों को बंद रखें, देखें मत, जो कुछ भी निकल रहा है उसको निकलने दीजिए। और मुझे अब फिर पढ़ना होगा, घबराना नहीं है, ये बदबू बहुत बुरी होगी, लेकिन देख लिया तो काम गलत हो जाएगा। बेटी को पहले समझाइए। उन्हें तावीज़ घोल के दिया, उनको रोशीना को पिलाया गया और सारी हालात रोशीना को बता दी गई। रोशीना खुद डर गई, अब वो होश में आ चुकी थी, जैसे वो जितना कुछ उसके साथ बीत चुका था उसको खुद नहीं पता था। वो अपने पेट को देख के चीखें मार रही थी, डर रही थी कि ये कितना बड़ा पेट है, ये क्या है। माँ को कहती, माँ मैं मर जाऊंगी इससे, तो मैं मर जाऊंगी। माँ ने उसे हौसला दिया, सब बताया, कुछ नहीं होगा। उसको बहुत मुश्किलों से कवर किया गया और जैसे ही बुजुर्गों का दिया हुआ पानी दिया गया तो उसके थोड़ी देर बाद वो बोली, माँ मेरे पेट में कुछ हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। माँ ने फौरी तौर पे उसकी आंखों को भी इस अंदाज में बांधा, अपनी आंखों को भी बांधा, मुंह पे नाक पे कपड़ा बांधा कि एक बू आएगी। दोनों ने अपने नाक को अच्छी तरीके से बांधा और वो अपनी बेटी को वॉशरूम लेके गई और वहाँ पे जितनी बदबू फैल गई, वो नाक बंद होने के बावजूद भी इतनी शदीद थी, कड़े सड़े हुए गोश्त की, ऐसी जैसे गोश्त कोई गल सड़ जाता है, बदबूदार कीड़े वाला होता है, जितनी गंदी, जैसे कोई गधा या कोई जानवर कहीं मरा पड़ा हो, कुत्ता मरा पड़ा हो तो उसकी जो गंदी स्मेल आती है उससे कई गुना ज़्यादा वो गंदी स्मेल थी। वो बार बार फ्लश करते लेकिन बू ना जाती।
लेकिन दोनों ने देखा नहीं। इस अंदाज में रोशीना डरी हुई थी, लेकिन माँ उसके साथ रही। दोनों ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। माँ उसको हाथ रख रख के वहाँ तक लेके जाती, और जब बेटी को वापस लेके आते बार बार फ्लश करते, लेकिन बू ना जाती। उस रात में बेटी 5 दफ़ा वॉशरूम में गई। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, पहले ही वो कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। सुबह तक वो नींद बेहोश हो गई, और अगले दिन फिर से जब बुज़ुर्गों को लाया गया, वो बोले खुदा ने करम किया, वो जो पेट में था वो निकल चुका है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बह गया है। बेटी इसलिए तकलीफ़ में है, बेहोशी में भी जा सकती थी, अब ये बेहोश ही है। कोई बात नहीं, डॉक्टर को बुलाइए, होश में आ जाएगी, अब ये ख़तरे से बाहर है। उन्होंने मज़ीद कुछ हिदायत की, और ये सारी बात फ़ातिमा को बता दी गई थी। फ़ातिमा को बुलाया गया, फ़ातिमा आई और उसने आके देखभाल की। 2 दिन वो इनके घर रही, मुसलसल वो देखभाल करती रही। 2 दिन के बाद ड्रिपें वगैरह यहीं पे लगी, उसको ताकत के इंजेक्शन लगे, बहुत कुछ इसका ख्याल रखा गया। 2 दिनों तक वो काफ़ी रिकवर हो गई। उधर शौहर को अभी तक किसी बात का नहीं पता था। अब वो इतनी बेहतर हो गई, चलना फिरने लग गई और वो ठीक हो गई, लेकिन बहुत डरी हुई थी। उसको बहुत हौसला दिया गया, यहाँ तक कि उस बुज़ुर्ग ने कहा इसको मेरे पास लेके आए। अब जब वो ठीक हो गई, खुद ही खुशी से उसको बुज़ुर्ग के पास लेके गए। बुज़ुर्ग ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा अब मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं। आज तुम गिल्टी हो, अंदर से बहुत शर्मिंदा हो कि तुमने गुनाह किया। बेटा तुमने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारा हुस्न जमाल और ये कुदरती खूबसूरत बाल, उसी पे वो फिदा हो गया था। अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा मेरा बेटा, परेशान मत हो। तुम बहुत डरी हुई हो, बहुत परेशान हो, ये राज राज ही रहेगा। बस अपनी ज़िंदगी गुजारो और खुश रहो, तुम्हारे बच्चे होंगे। दुआएं दी, पानी दिया, वो लोग लेके आ गए। कुछ अरसे बाद शौहर आ गया। वो डरी रही, लेकिन अपने शौहर के साथ जाके वो रिलैक्स हो गई। शौहर भी महसूस कर रहा था कि कुछ डरी डरी है, तो उसके वालिदैन ने कह दिया कि तुम्हारे बगैर बहुत डर गई थी, इसका ख्याल रखना। उसने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, बहुत प्यार दिया और कहा अभी मैं कुछ अर्सा बाहर नहीं जाऊंगा। उसने बाहर जाने का भी तर्क कर दिया और अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारता रहा। उसको खुश करने के लिए बाहर लेके जाता, आहिस्ता आहिस्ता उसको वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेके आ गया। वो फिर से चंचल, शौक, शरारतें करने वाली हो गई, फिर से वो मिक्स हो गई। और कुछ अरसे बाद उनके यहाँ फिर एक उम्मीद की किरण पैदा हुई। वो माँ बनने वाली थी। वो बहुत डर गई, अपने माँ बाप के घर आई। माँ बाप को कहा मुझे डर लगता है, मेरे पेट में फिर बच्चा है। उन्होंने कहा घबराओ मत। उसको उस बुज़ुर्ग के पास लेके गए और उस बुज़ुर्ग ने कहा ये तुम्हारा बच्चा है, तुम दोनों मियाँ बीवी का बच्चा है, घबराओ मत। और वो दुआएं लेकर उनसे वापस आ गई। और जब डिलीवरी हुई तो वाकई उसके यहाँ एक खूबसूरत सा बच्चा हुआ। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी नॉर्मल गुजरी और वक्त गुजरता रहा। उसके यहाँ और भी कई बच्चे हुए। ये बात सिर्फ उसकी माँ बाप को, उस बुज़ुर्ग को और सिर्फ फ़ातिमा को पता थी, उसके अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन आज वो कहती हैं मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, दादी बन चुकी हूँ, बच्चे बड़े होकर उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, ज़िंदगी में दोबारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बुज़ुर्गों के कहने पर हमेशा अपने बालों को ढांप के रखा, आयतुल कुर्सी का विर्द करती, चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूंकती, अपने बच्चों पे भी फूंकती रही हूँ और अपने बच्चों को भी कहती रही हूँ ख्याल रखा करो, बाल खोलने ही हैं तो आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर दम कर दिया करो, वरना मगरिब के टाइम बाल मत खोला करो। बच्चे मुझसे कहते हैं मामा आप कैसी बातें करती हैं, आज दौर तब्दील हो चुका है, बाल खोलना आम सी बात है। और मुझे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो मैं अपनी माँ को कहती थी, वही बच्चे मुझसे कहते। फिर वो बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियाँ हो गई, उनके भी बच्चे हो गए। मेरे माँ बाप ने वो जो घर था उसके फ़ौरन बाद उसको बेच दिया था। उन बुज़ुर्गों के कहने पे जैसे ही मैं ठीक हुई थी उन्होंने वो घर बेच के और घर ले लिया था। उस गड्ढे को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा हम कभी भी उस घर में नहीं गए। मैंने हमेशा अपना दायरा कड़ा करके रखा। आज मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, दायरा कड़ा में आज भी रहती हूँ और अपने बच्चों को समझाती हूँ कि अगर बाल खोलने ही है, मेकअप करना ही है, अपने आप को हसीन बनाना ही है, तो हमेशा अल्लाह का कलाम पढ़ के रखा करो, दायरा कड़ा करके रखा करो, ताकि ऐसी मखलूक से महफूज रह सको जो तुम्हें नज़र नहीं आ रही होती लेकिन वो तुम्हें देख रही होती है। और तुम्हारे इन खुले बातों को, बहुत तेज़ खुशबुओं को जो तुम लगा लेते हो, तेज़ खुशबू लगा के और बाल खुले छोड़ के और पूरा मेकअप करके निकलते हो, तो उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हो। वहीं पे तुम दायरा कड़ा कर लोगे तो बच जाओगे। मैं इससे पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, जो वो ख़वातीन तैयार होती हैं, हसीन व जमील बनती हैं, बाल खोलती हैं, उनका हक़ है, अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी है। तो ऐसे मौक़ों पे आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर अगर वो दम करके बाहर निकले तो हर मुसीबत से वो बच जाएंगी। और अमूमन ऐसी जो कहानियाँ कई पहले भी मैं सुना चुका हूँ या सुनाऊँगा, जब ख़वातीन
तैयार होके तेज़ खुशबू लगा के बाहर निकली तो वहीं पे खड़ी हुई कोई बुरी जो चीज़ थी, उस बुरी चीज़ की उस खुशबू की वजह से वो उनके करीब चली गई या अट्रैक्शन पैदा हुई। इसलिए जब भी खुशबू लगाएं, बेशक लगाएं, डरे मत, इसे डरने की बात नहीं है, लेकिन अपना दायरा कड़ा ज़रूर कर लिया करें, आपको कुछ भी नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है।